नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे हैं आर्य यायावर रहेगा याद, यह यात्रा संस्करण देख रहे हैं। इकाई 10 में हमारे नेट के पाठ्यक्रम में ये इकाई 10 में रखा हुआ है और इसके हमने 2 भाग देखे हैं और आज यहाँ से आगे देखेंगे। इसका शीर्षक है यहाँ से प्रिय पिया, प्रिय प्रिय पिया हर्ष, प्रिय पिया यार हसी देव सोढ़ुम, यह यहाँ से देखेंगे आगे। ये सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पर से हम प्रारंभ करते हैं। और जो आगे भी सह सकता है, जो आगे भी अनेकता में एकता को उद्भावित कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ता एकता में अनेकता को पनपने दे सकता है। जैसा एक उद्यम अलग अलग अलवालों में अलग अलग पौधे अपने अपने मालंच पर आधारित नाना रूप तालाओं के गुल्म बढ़ते फूलते और फलते हैं। भारत की संस्कृति एक जड़ धातु पिंड नहीं है, याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। भारत की संस्कृति एक जड़ धातु पिंड नहीं है, फिर चाहे वह धातु स्वर्ण ही क्यों न हो। वह निधि है जिसकी मंजूषाओं में नाना रत्न संग्रहित हुए हैं और होते रहेंगे। और वह एक परंपरा है जिसमें मानव का ज्ञानालोकित उद्योग कड़ी कड़ी तोड़ता रहा है और जिसका सजीव प्रसार काल के विस्तार को कोली भर कर भेटने की स्पर्धा करता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए यहाँ से। इससे क्या कि इस मर्यादा पर्वत का नाम तुर्खम है, यानी इस मर्यादा पर्वत का नाम क्या है तो तुर्खम है। इससे क्या कि उसमें भी ऊपरली तरफ तो जो गांधार युगीन दुर्ग है वह आज काफिर कोल्ट नाम से प्रसिद्ध है, जबकि जिस काल में उसका निर्माण हुआ होगा उसमें कुर्फ की उद्भावना करने वालों का ही आविर्भाव न हुआ था और अफगानिस्तान और रूस के शिखरों का सिंहावलोकन करने वाला वह दुर्ग षड्पारमिताओं की साधना का प्रतीक था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ है प्रज्ञा पारमिता, यानी षड पारमिताओं की साधना में का प्रतीक था। और वह षड पारमिताओं की साधना में सर्वश्रेष्ठ क्या था तो पारमिता था, याद रखिए। उठना और गिरना, बनना और मिटना, पाना और खोना हर पारमिता की साधना में निहित है, किंतु अनुभव की लो के लिए यह सब ईंधन है। इस संविधा से वह पुताग्नि प्रज्वलित होती है और मानव परमिताओं के निकटतर पहुँचता है। जो बढ़ता है वह पत्ते झड़ता ही है, केचुली छोड़ता ही है। केचुली यानी जो ऊपरी जो चमड़ा होता है वह, जैसे कि सांप वो प्राणी छोड़ते हैं केचुली। चोला बदलता ही है, द्विदल फोड़ता ही है। अभी यहाँ पर पंक्तियाँ है। मैं वह हूँ जिसने आरंभ किया, मुझसे युग प्रस्तुत होता है, मुझसे ही पुरुष और परमेश्वर, मैं एकमेव और संपूर्ण हूँ। परमेश्वर बदलता है और पुरुष और उसके रूपाकार बदलते हैं। मैं प्राण तत्व हूँ, मुझसे ऊपर या आगे जाने का मार्ग नहीं है। मुझे प्रेम करो या अप्रेम, जानो या न जानो, मैं ही हूँ जो मुझे प्रेम या अप्रेम करता है, जानता या न जानता है। मैं आक्रांत हूँ और मैं ही आक्रमण हूँ, मैं आक्रमण भी, मैं वह वस्तु जो पुनीत बनाती हूँ। मेरी सांस शक्ति है, मेरा ही स्पर्श सहलाता है, अरूप हाथों से मेरे आजाद अंगों को, जिनका व्यास सीमाओं को नापता है। भाग्य के विस्तार की विश्वास एक रूढ़ी है, राज मुकुट तामस है, ईश्वर एक यही बात
पूरे सामर्थ्य के साथ मानव होना, प्राणों के संपूर्ण बल के साथ सीधा विकसित होना, प्रकाश की तरह जीना। मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ तेरी रक्षा के लिए, यह मेरा शोर तेरे भीतर बोलता है। तू दे जैसे कि मैंने तुझे दिया है अपना जीवन रस और अपने प्राण, अपने कर्म के रहित हरित पत्र, अपने ज्ञान के शुभ्र सुमन और अपनी मुक्ति के लाल फल। मैं हूँ वह बहुमूल तरु जो आकाश तक फैलता है, लाल फलों की झालर वाला जीवन तरु मैं हूँ, तेरे जीवन के कोरकों में भरता है मेरी धमनी का रस जीवन मेरा। किंतु तेरे बनाए हुए देवता जो लेते हैं और देते हैं, जिनकी कृपा और अकृपा हंसती और डसती है, ये कीड़े हैं जो पलते हैं झरे हुए वलकल में, उनकी मृत्यु है जीवन नहीं, मेरा भार दुर्वह है। जितना तू जानता है उससे अधिक अधिक और मैं जितना तू जानता है उससे अधिक और मेरे विकास का कोई पुरस्कार नहीं, स्वयं उस विकास के अलावा। किंतु मैं स्खलित नहीं होती विकास के पथ से, न ऊपरी ऊपरी कड़कते वज्र से, न नीचे कुचल कुल बुलाते कृमि कीट से। स्नीन वर्ण के पृथ्वी स्रोत हेरथा के पद यायावर के मन में गूंजते रहे। इसे उसने बंदी जीवन के एकांत में बीसियों बार पढ़ा था और प्राय पूरी कविता उसे कंठस्थ थी। यानी यायावर को ये कौन सी कविता कंठस्थ थी, तो ये हेरथा के पद जो है यह यायावर के मन में गूंजते थे। और यह जो बंद पूरे जीवन यायावर ने गाया, और हेरथा के जो पद थे यह पद यायावर को मुकदगत थे याद रखिए। पूछा जा सकता है, क्या यह यात्रांत है? क्या यह यात्रांत है? नहीं, हरी भरी पहाड़ी सर्वत्र मिल सकती है, किंतु वह सर्वथा आगे रहती है और मानव पंचभूत होकर ही उसे आत्मसात करता है। उसका सुर पृथ्वी के सुर में लीन होता है, कहता है कि मैं ही वह हरी पहाड़ी हूँ। मैं हूँ कर्म और कर्ता, बीज और कृषक। मैं वह पुनीत धूल जो ईश्वर है। और इस प्रकार तुरखम से गाड़ी फिर वापस मुड़ी और टायर फिर घूमने लगा। लंडी कोतल से चाय पीकर चले तो दिन छिप गया था। रात में खैबर पार कोई नहीं जाता, और दल में कोई स्त्री हो तो दिन में ही मित्रानी अफसर शस्त्र सज्जित रक्षक और टुकड़ी साथ लेते हैं। पर यायावर तो आज़ाद शत्रु होते हैं। यायावर किस प्रकार शत्रु? आज़ाद शत्रु होते थे। यथा शोध पृथ्वी च न बिभीतो न रिक्षतः, यवा में प्राण भा भिक्षे, यथा हर्षरात्रि च न बिभीतो न निक्षेतः, एवा में प्राणमा बिभे, यथा सत्य चानुत च बिभीतो न रिक्षतः, एवा में प्राणमा बिछे, यथा भूत च भवे च बिभीतो न रिक्षतः, एवा में प्राणमा बिप्से। ऐसे ही मेरे प्राण निर्भर हो, यह प्रार्थना मेरी भी है और आशीर्वाद भी है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला जो उपशीर्षक है वह है, पहला था एक टायर की राम कहानी और दूसरा है किरणों की खोज में। यहाँ से वो दूसरा प्रकरण है और इसमें देखते हैं क्या क्या है। बाल्यावस्था में अंग्रेजी लेखक राइटर हेगर्ड का एक रोमांचक उपन्यास पढ़ते हुए जब नायक के विषय में की गई किसी की भविष्यवाणी पड़ी थी, डेट विल कम, डू हिम स्पीडली ओवर द वाटर्स, अर्थात जल विस्तार के पार से उसका काल द्रुत वेग से आएगा। यानी किसके उपन्यास की बात कर रहे हैं? किसका उपन्यास बाल्यावस्था में अंग्रेजी लेखक का पढ़ा था? राइटर हेगर्ड का पढ़ा था, और उसमें एक भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी पड़ी थी, डेथ विल कम,
टू हिम स्पीडली ओवर द वाटर्स, यानी जल विस्तार के पार से उसका काल वेग से आएगा। तब एक सनसनी शरीर में दौड़ गई थी। उस समय नहीं जान पाया था कि क्यों और पीछे ग्रह फल में यह पढ़कर भी कि पानी से संकट है। इस बात का कोई संबंध जलजात दुर्घटनाओं की चर्चा से होने वाले रोमांच के साथ नहीं जोड़ा था। पर अब जानता हूँ कि जल के साथ जीवन के बहुत से अनुभव, कुछ प्रिय कुछ अप्रिय, पर सभी स्मरणीय संबंध है। और जिस अभियान की बात आज याद कर रहा हूँ उसकी तो एक एक स्मृति पानी से भीगी हुई है। पानी कभी चंचल फेनोरमेल, कभी निष्कंप गंभीर, कभी अकुल बाष्पीत, कभी कल कल प्रपतित, कभी असंलग्न हिमावेष्टित नीरव। यद्यपि उस अभियान की योजना में जल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अन्वेषी दल के सदस्यता शहर से स्वीकार की थी। जब विद्युदर्शक अन्वेषक प्रकाश चित्र ग्राहक यंत्रों के मरुस्थल में पानी की कुल्लियाँ की झाई तक न दिखी थी। किंतु बात लाहौर से आरंभ करना व्यर्थ होगा। वहाँ से कार्यक्रम निर्धारित करके चला था। अवश्य पर रावलपिंडी, कोहमरी, दुमेली होता हुआ कश्मीर पहुँचूंगा। यानी लाहौर से बात आरंभ हुई लेखक यायावर की, और वो आगे के कार्यक्रम के लिए निर्धारित कर चले थे। वहाँ से निकलते हुए फिर रावलपिंडी, कोहमरी, दुमेली होता हुआ कश्मीर पहुँचा था, याद रखिए। सैलानी के रूप में ही दुमेली में बस रुकी तो आगे चलने का तनिक भी आग्रह न किया था, बल्कि रात वही ठहरने की सलाह दी थी। गाड़ी माल ले जा रही थी। सामने की सीट पर अकेला सवार था। नया विज्ञान का ग्रेजुएट था। विद्यार्थीगिरी की आदतें छोड़कर नौकरी के उम्मीदवारों की टीम टाम करने की बात अभी सूझ ही न थी। दुमेल के डाक बंगले का मार्ग न पूछ रस्सों के फूल से झेलम पार करके मुजफ्फराबाद में गुरुद्वारे में रात काटी। गुरुद्वारे के किरपानधारी खटमलों का पता तो देर रात को चला, जब भाग खड़े होना संभव न था। और फिर वेगवानी कृष्ण गंगा में स्नान करके बस में जा बैठा। झेलम के साथ लुका छिपोवल करती सड़क पर उड़ी बारामूला पार कर पाटन के मंदिर के पास से गुजरते हुए और मन ही मन राह से कुछ दूर शादीपुर की सड़क पर, शादीपुर गांव आया है, याद रखिए। शादीपुर की सड़क पर परिहासपुरा के बौद्ध अवशेषों की याद करते हुए अपराह श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर और आसपास का प्रदेश बचपन का परिचित था। श्रीनगर के लिए विशेष उत्साह बचपन में भी नहीं रहा था, और अब जब आकर देखा कि तब की बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी लगने लगी है। पहले की 999 गधों का स्थान अब तक 1000 गधे हो गए। यानी पहले जो 999 गधों का स्थान जो था, आप जो है वह 1000 हो गए थे, याद रखिए। गधों ने ले लिया है। हदबियों के चेहरे कम उलझे और पैरहन कहीं अधिक मैले हो गए हैं, और जो कमल के फूल पहले यूं ही लुटकर एक शीर्षा धार्य विभूति करते थे, अब बिकने लग कर हेच हो गए हैं। तब बची कुछ स्फूर्ति भी जाती रही। केवल एक उदास नंगी जगह है जिसकी पुकार की प्रेरणा अब भी दुर्विनार है। फिर जा देखी हरमुख श्रृंग की अधित्यक्ता पर बना हुआ परिमहल, जिसने अपने को चारों ओर से दीवारों के समेट कर आकाश के प्रति खोल दिया है। और जिसके आगे श्रीनगर का सारा सौंदर्य बिछ गया है। कवित्री बेगम जेबुनिसा का यह महल है।
यानी यह कवित्री बेगम ज़ेबुनिसा का महल, यानी इसके ऊपर एक एक लिखा है, यानी यह जब प्रकरण समाप्त होगा तो वहाँ पर उसका अर्थ बताया गया है। परिमहल एवं जल विहार के लिए बना होगा। वहाँ जल प्राणियों के अवशिष्ट अभी है। यदि भी पानी का निशान भी नहीं रहा और बहते पानी का कलकल कलकल कितना सांत्वनाप्रद होता है, इसकी गवाही अनेकों कवि देते हैं। कभी कभी कितने चाव के साथ बनाया गया होगा। आसपास के सजे सजीले रूप से उतना उतना ही पृथक जितना ही अंतर्मुखी जेबुनिसा अपने परिमंडल से पृथक थी, वैसा ही पृथक और वैसा ही रूप प्रसार को पटस्थ भाव से ग्रहण करने की शक्ति के कारण सुंदर यह सूखा परिमल, जहाँ प्यास मिटाने के लिए पानी नीचे से साथ ले जाना पड़ता है और सामने फैला हुआ पानी पानी, क्या यह विडंबना है। जेबुनिसा के अपने अतृप्त जीवन की जो भीतरी भावनाओं का संपन्न संसार लिए हुए बाहर आह भर कर कर कह सका, यानी वो इसमें एक छंद है। हम दमे गर नेस्त ये दिल दिल रोए मेह त गो में बाह, यूनी यूनी से जिंदगानियाँ रा बहतर अज दीवार नेत्स लजस्ते दर्द मोहब्बत का जिबे जिबे दर्रा मयूर स कदरे सेहतरा नदानद हर की ओ बीमार नेस्त जाद में दर्दे माँ अज खुने जीगर परवरदा एम कोह हा ए गम अगर आदम आयद मरा आवा आजार नेस्त। तेरा अगर कोई साथी नहीं है तो ए मेरे दिल चिंता न कर, यानी उपरयुक्त जो पदों का जो पंक्तियों का सार है यह। तेरा अगर कोई साथी नहीं है तो ए मेरे दिल चिंता न कर, बंदी ग्रह में दीवारों से अच्छा नातेदार और को कौन होगा, यानी बंदी ग्रह में, जेल में कोई बंद है बंदी ग्रह में, तो उस दीवारों के सिवा अच्छा साथी आपका कौन हो सकता है। प्रेम की वेता का आनंद उनसे पूछो जो बेदर्द है, जो बीमार नहीं वह स्वस्थ का मूल्य क्या जानेगा। यानी जो बीमार नहीं है स्वस्थ है वह स्वस्थ का मूल्य क्या जानेगा, कि स्वस्थता कितनी आवश्यक है वह क्या जानेगा। बिल्कुल सही है। वेदना से मैं जन्मी और जिगर के खून पर पली, सामने अब दुख के पहाड़ भी हो तो मुझे क्या डर है। यानी बचपन से मैं वेदना में पली बड़ी हूँ, दुख में पली बड़ी हूँ, दर्द के साथ बड़ी हुई हूँ, तो अब मेरे सामने कितने ही बड़े दुखों का पहाड़ क्यों ना आए, मैं क्यों डरूँ, क्योंकि बचपन से दर्द समस्याएं दुख झेलते हुए मैं पली बड़ी हुई हूँ। उसके बाद श्रीनगर छोड़कर सीधे गुलमर्ग की राह पकड़ी, यानी श्रीनगर छोड़ने के बाद किस राह पर यायावर निकले हैं, गुलमर्ग की राह पर निकले हैं। और वास्तविक अभियान यहीं से आरंभ होता है, यानी वास्तविक यायावर का आरंभ कहाँ से होता है, गुलबर्ग की राह पकड़ने से ही आरंभ होता है। गुरु पत्नी ने हंसकर कहा, मैं तो यह बिल्कुल नहीं मानती कि तुम इनके अनुगत होकर आए हो और उन इनके नेतृत्व में अन्वेषण करने जा रहे हो। मैंने तो इन्हें तुम्हें सौंपा और तुमसे वसूल कर लूँगी। मैंने कहा, आप निश्चित रहे, मैं गुरु की भरकस सेवा करूँगा। उन्होंने फिर कहा, "अ, उहुक उहुक तुम इन्हें आज वजन करके देख लो, मैं वजन लिख लेती हूँ। यानी तुम इनका आज वजन करके देखो और जितना वजन है मैं लिख लूँगी, क्योंकि तुम सेवा करोगे तो बाद में बढ़ना चाहिए, ऐसा उसका था। और लौट कर आवे तो तोल में कम न हो, यानी तुम लौट कर आते हो तो गुरु का वजन जो है वो कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तुम इन्हें बता दिया करना कि कब खाने का समय हो गया, कब हजामत बनाने लायक हो गई, कब गर्म कपड़ा पहन लेना है। गुरुजी ने ब्याजगार भी ये के साथ कहा, देखो मरियम, यह समझाएगा कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं। गुरु पत्नी ने जरा भी अप्रतिभ न होकर उत्तर दिया, 3 क्यों, वे दोनों तो तुम्हारे हैं, मेरा तो एक ही बच्चा है। बिल्कुल भोला बाबा। फिर मेरी ओर उन्मुख होकर समझे वत्स, हो तो तुम भी इन्हीं के शिष्य, पर मैं जानती हूँ तुम्हें भौतिक शास्त्र के बाहर की भी बहुत सी बातें में रुचि है, यानी भौतिक सुख के छोड़कर भी बहुत सी बातें भौतिक है। और यहाँ गुरु दंपति का कुछ अधिक परिचय देना उचित न होगा।
प्रोफेसर ब मेरे भौतिक विज्ञान के अध्यापक रहे। यानी यायावर के भौतिक विज्ञान के अध्यापक कौन थे? प्रोफेसर ब। याद रखिए, प्रोफेसर ब यायावर के भौतिक विज्ञान के अध्यापक थे। भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त मिशन संस्था से सिद्ध संबंध होने के नाते उन्हें ईसाई धर्म दीक्षा शिक्षा के लिए भी कुछ वर्ग लेने पड़ते थे। यानी किसको? ब प्रोफेसर को पढ़ते थे और मैं भी उन्हीं के वर्ग में था। पर उन्होंने हम में से कभी किसी से अपने अपने धर्म से अलग किसी ईसाई धर्म के सिद्धांतों की बात कही हो, ऐसा मुझे याद नहीं। इसके प्रतिकूल राधा कृष्णन के हिंदू जीवन दर्शन का विषय, याद रखिए ये इम्पोर्टेंट है। राधा कृष्णन के हिंदू जीवन दर्शन का विशद और सटीक अध्ययन हम लोगों ने उसकी बाइबल क्लास में ही किया था। यानी राधा कृष्णन के किस ग्रंथ का नाम है? हिंदू जीवन दर्शन का आया है। और ये जो है राधा कृष्णन के हिंदू जीवन दर्शन, यह जो है यह इकाई जो हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि है वहाँ का ही प्रश्न बन सकता है, यहाँ से याद रखिए। तो यहाँ पर जो है हिंदू जीवन दर्शन का जो अध्ययन है वह अध्ययन यायावर ने बाइबल क्लास में ही किया था। वही कुड़ पुस्ते और लाओस ते बुद्ध और शंकर पास्कल और स्पिनोजा के विचार दर्शन से परिचित प्राप्त किया। अपने धर्म का विवेकपूर्ण अनुसरण ही सच्ची ईसाईयत है। यानी सच्ची ईसाईयत क्या बताते हैं लेखक? तो अपने धर्म का विवेकपूर्ण अनुसरण ही सच्ची ईसाईयत है। याद रखिए, अपने धर्म का विवेकपूर्ण अनुसरण करना ही एक सच्ची ईसाईयत है। याद रखिए, यह वह प्राण कहा करते थे। कभी कभी यह भी कहते थे कि मुझसे आशा की जाती है कि मैं अधिक ईसाई बनूंगा। अभी मैं नहीं जानता कि तुम में से कौन ईसाई है और कौन नहीं, पर अगर कभी कोई धर्म बदल कर मेरे पास आएगा तो इसका मैं जान लूँगा कि कम से कम यह ईसाई नहीं है। प्राय उसकी बाइबल क्लास में लाहौर आने जाने वाले वैज्ञानिक आमंत्रित होते। यानी ब प्रोफेसर के बाइबल क्लास में लाहौर आने जाने वाले जो लोग है वैज्ञानिक है वह आमंत्रित होते थे। आकर वे आधुनिक दार्शनिक विचारों और ऊहापोह का कुछ परिचय हमें दे जाया करते। डॉक्टर अब सर शांति रूप भटनागर के द थर्मा डायनो अब सर शांति रूप भटनागर के द थर्माडायनेमिक्स ऑफ गॉड पर किए हुए 2-3 भाषणों से उत्पन्न होने वाली हलचल मुझे अब भी स्मरण हो जाती है। गुरुजी ने ईसाई मत की व्याख्या की थी केवल प्रातिनिधिक शोध के सिद्धांत की, जिसे वह मानव जीवन का एक महान रूप मानते थे और जो उनकी समझ में अहिंसा के सिद्धांत का मूलाधार था। किंतु भौतिक विज्ञान का शोध उनके जीवन की साधना थी। सत्य की खोज और निर्धारण के प्रति उनकी उत्कंठ लगन ने ही एकाधिक बार उनके स्वास्थ्य को चौपट कर दिया था और फिर उसी की तन्मयता ने यक्ष्मा से उन्हें उबार लिया था। यद्यपि उसकी छाप उनके फेफड़ों पर रह गई थी, उनके छरहरे शरीर में अपरिमित स्फूर्ति थी, पर चेहरा सदा खोया सा रहता था और विचारों की उलझन में उन्मन्न रहने का एक लक्ष्य परिणाम यह हुआ कि उनकी दाहिनी बांह सदा बाई से ऊंची रहती थी और एक तिरछा बल माथे पर सर्वदा पड़ा रहता। याद रखिए, यूँ तो गुरुजी सर्वदा प्रयोगशाला का यंत्रशाला में कुछ बनाते बिगाड़ते रहते थे, पर भौतिक विज्ञान में उसकी विशेष रुचि थी, विद्युतिक किरणों की ओर। मैंने जब भौतिक विज्ञान में ऑनर्स के लिए विशेष अध्ययन का विषय निर्दिष्ट कर देने को कहा, तब पहले उन्होंने मुझे बेतार किरणों का विषय दिया। यानी पहले कौन सा विषय दिया था शोध निर्दिष्ट करने के लिए? तो बेतार किरणों का दिया था, याद रखिए, जिसके लिए मैंने लाहौर के विभिन्न स्थानों में साथ साथ चुंबकीय आकर्षण और बेतार यंत्र की ग्राह्यता के नाप लिए और उनकी परस्परता की छानबीन की। फिर कदाचित मेरी परिश्रमशीलता के बारे में
अस्वस्थ होकर अपने विशिष्ट विषय कॉस्मिक किरणों पर कुछ काम करने को कहा। परीक्षा काल में टाइफाइड से पीड़ित होने के कारण यानी परीक्षा काल में टाइफाइड से पीड़ित होने के कारण ऑनर्स की व्यावहारिक परीक्षा में सम्मिलित न हो सका, किंतु मेरे कार्य से संतुष्ट होकर उन्होंने परीक्षा के बाद मुझे अपने सहकारी का काम दिया। वह कई वर्षों से डॉक्टर कार्पन अंतरन नोबेल नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ कॉस्मिक किरणों का शोध कर रहे थे, यानी नोबेल पुरस्कार के बाद कॉस्मिक किरणों का शोध कर रहे थे, याद रखिए। और उसी के लिए एक वर्ष पूर्व डॉक्टर काम्पटन के साथ कश्मीर जा भी चुके थे। इस वर्ष डॉक्टर काम्पटन अमेरिका में ऊंचे तल पर वायुमंडल में माप ले रहे थे। गुब्बारे आदि के द्वारा और पानी की गहराइयों में माप लेने का काम मेरे गुरुजी के सुपुर्द था। वर्ष भर वह यंत्रादि तैयार करते रहते थे। अब पंजाब विश्वविद्यालय ने सहायक रूप में वैज्ञानिक सामान की लुढ़ाई का खर्च उठाने का वचन दिया था। यंत्र बनाने आदि के लिए शिकागो विश्वविद्यालय ने सहायता दी थी, यानी यंत्र बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय में सहायता की थी? शिकागो विश्वविद्यालय ने सहायता दी थी, याद रखिए। आप केवल अपने अपने मार्ग व्यय और खाने पीने की बात थी, सो उसकी चिंता उन्हें थी ही नहीं, और मैं भी साथ जाने को राजी ही नहीं उत्सुक भी था। इसलिए मैं पहले कश्मीर चला गया था, यहाँ ठहरा था, किंतु गुलमर्ग के नीचे टंकमर्ग में सप्ताह भर विश्राम कर लेंगे और जब चलेंगे वही मैं आ मिलूँगा। इस परिचय से गुरु पत्नी की चिंता का कारण स्पष्ट तो नहीं होता, पर उनका कुछ संकेत तो मिल जाना चाहिए। गुरुजी धूनी थे, ऐसे धूनी की उन्हें सनकी कहा जा सकता है। काम में उन्हें खाने पीने का होश न रहता, कपड़े उनके अच्छी काट के होते जिनका श्रेय पत्नी को था, पर कॉलेज में कभी वह अनजाने टाई ढीली कर लेते तो वह खुली ही लटकती रहती। मोजे वह प्राय उल्टे या बेजोड़ पहनते थे, यानी गुरु जो है उल्टे या बेजोड़ पहनते थे। दोपहर के खाने की छुट्टी में वह खाना मेज पर ही रखकर भूल जाते। उन दिनों उन्होंने एक विद्युत घड़ी बनाई थी और इस धुनी में थे कि वह केवल एक निर्दिष्ट समय पर नहीं वरन प्रत्येक पीरियड के बाद अलार्म्स बना दे। जिस दिन 55 मिनट का पीरियड हो उस दिन प्रत्येक 55 मिनट पर, जब 45 मिनट का हो तब 45 मिनट पर, 35 मिनट का हो तो वैसे ही। और जिस दिन कॉलेज की छुट्टी होती और घंटे न बजते उस दिन घर जाने की ही सुध न रहती और प्राय पत्नी आकर लिवा ले जाती। उन्मन इतने रहते थे कि गणित के बुनियादी सिद्धांत भूल जाया करते। साधारण अंक गणित के लिए भी स्लाइड रूल बरतते और उसके द्वारा ये 53.99 पार कर हम लोगों ने हंसने पर जरा भी विचलित न होते, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य है और निकट अनुमानों की परंपरा। इन विशुद्ध वैज्ञानिक धुनों के अतिरिक्त उन्हें और व्यावहारिक धुनें भी थी। एक पुरानी इंडियन मोटरसाइकिल उनके पास थी जो बहुत सुश्रिया चाहती थी और पाती थी। इसे लेकर गुरुजी जब तब कबाड़ियों के यहाँ तंत्रों के पुराने और अन्य काम का सामान खरीद जाया करते थे। लाहौर के सब कबाड़ियों उस बहमी अमेरिकन को जानते थे। कबाड़ी के यहाँ से टाइम पीस लाकर उन्होंने एक घड़ी कैमरा विद्युतिक मापन के लिए बनाया था। कबाड़ियों से लेस लेकर दूरवीक्षक कबाड़िए से कील मिर्च के टुकड़े खरीदकर अपने हाथों सी कर छोटे बड़े तंबू छोलदारी पीछे हम इसी में रहे और एक तंबू मांग कर मैं बाद में और स्थानों पर भी अकेला घूमा। कबाड़िए से पुराने रबर के थैले लेकर
तैरने वाले गद्दे से भी अनंतरन काम आए। एक छोटी बंद होने वाली नाव और अन्य कई चीज़ें। अनंतर परिचय परिचय घनिष्ठ होने के बाद मैंने गुरुजी से उनके जीवन के बहुत से अनुभव जाने और उनसे शिक्षा ग्रहण की। उन्हीं से सीखा कि सर्दी बहुत हो और कंबल न हो। यानी गुरुजी से लेकर गया और ने क्या सीखा? सीखा कि सर्दी बहुत हो और कंबल न हो। यानी सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, लेकिन कंबल भी न हो तो दो चाहे पतली चादरों के बीच अखबार की तह देकर ओढ़ ले, काम चल जाएगा। उन्होंने कनाडा के एक काठ गोदाम में लकड़ी ढोने का काम करके अपने पढ़ने के साधन जुटाए थे। वहाँ तो सर्दी में यही युक्ति काम देती थी। मुरादे पर अखबार बिछाकर सोते, एक कंबल और चादर की तह में अखबार देकर ओढ़ते। उन्हीं से जाना और फिर परीक्षा करके देखा कि सांप को निहत्थे मारने का उपाय यह है कि निष्कंप फुर्ती से उसकी पूंछ पकड़कर झटक दे। यानी कोई हमारे पास हथियार नहीं और सांप मारना है तो उसकी पूंछ पकड़कर झटक देना। इससे उसकी दुर्बल रीढ़ की कड़ी कड़ी अलग हो जाती है, पर जरा सी झिझक घातक हो सकती है। यह युक्ति उन्होंने अमेरिकी के मरु प्रदेशों में सीखी थी। कौन सी? जो सांप की पूंछ पकड़कर मारने का, जहाँ विषैला झुनझुनिया सांप रेडल स्नेक बहुत होता है। यानी किस सांप का नाम आया है यहाँ पर? रेडल स्नेक का नाम आया है, याद रखिए। एक बात उनसे और सीखी, यानी वो पूंछ पकड़कर सांप मारने की विद्या कहाँ पर सीखी थी? तो मरु प्रदेशों में सीखी थी, याद रखिए। एक बात उनसे और सीखी, वही टंग मर्ग में, इसीलिए यहाँ उल्लेख कर देता हूँ, नहीं तो वह अप्रासंगिक है। मेरे जाने से दूसरे दिन वह मुझे लेकर मोटार के अड्डे पर गए। उन्हें एक चिट्ठी श्रीनगर भेजनी थी और डाक में छोड़ने से देर न हो, इसीलिए को देना चाहते थे। मोटार में एक आदमी को पत्र देकर उन्होंने उसे श्रीनगर पहुंचकर डाक में डालने को कहा। वहां से वही पत्र उसी दिन बढ़ जाएगा। यात्री ने पत्र लेकर जेब में डाल लिया तो उससे फिर बोले, इसे संभाल कर रख लीजिए, इसमें 20 रुपया के नोट है। मैंने श्रीनगर से कुछ ज़रूरी सामान मंगवाया है, दुकान को ऑर्डर और रुपए भेज रहा हूँ। यात्री ने पत्र बाहर की जेब से निकालकर अंदर की जेब में रख लिया और कहा, आप बेफिक्र रहे, मैं एहतियात से चिट्ठी डाल दूंगा। मोटार चली गई। मैंने गुरुजी से पूछा, उसे यह बताने की क्या ज़रूरत थी? वह चिट्ठी न डाले खोल ले तो मेरी चिट्ठी अवश्य पहुंच जाएगी। यानी वह कहते ही गुरुजी लेखक को कि मेरी चिट्ठी जो है अवश्य पहुंच जाएगी। मुझे तो संभावना नहीं दिखती। एक तो यात्री यूं ही चिट्ठी डालना भूल सकता था। फिर आपने उसे बताया कि उसमें रुपए है, फिर चिट्ठी भेजी है दुकान को। वह कहे कि चिट्ठी नहीं मिली तो क्या सबूत? या कि चिट्ठी मिली और उसमें रुपया नहीं था तब? बल्कि यह तो सचमुच हो सकता है। अगर यात्री निकाल ले तो तब आप जान ही न पाएंगे कि उड़ाया किसने। यानी यात्री ने रुपये निकाल लिए तो मैंने तो बता देना ठीक समझा। मानव का विश्वास करना चाहिए, हाँ, लेकिन धोखा तो हो ही सकता है। जिसका विश्वास न करे वह धोखा दे सकता है। जिसका विश्वास न करे वह धोखा दे सकता है। आजकल विश्वास करने के बाद भी धोखा देते हैं, ये एक बात अलग है। विश्वास पाकर धोखा देना आसान नहीं, यानी किसी का विश्वास पाकर उसको धोखा देना आसान काम नहीं होता है। आसान न सही, पर आपका रुपया निश्चय ही गया। तो जाए रुपया, कभी ही जाएगा, हमेशा नहीं। फिर एक बार रुपया खोकर मुझे अधिक से अधिक 3 दिन दुख होगा, और क्या। मगर मानव में विश्वास खोकर तो सारा जीवन दुख हो जाएगा। यानी रुपए मेरे खो जाएंगे तो मुझे 2-3 एक हफ्ते, एक सप्ताह तक दुख होगा, लेकिन मानव पर से यदि विश्वास निकल जाएगा तो पूरा जीवन मुझे दुख रहेगा कि मानव पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। यह तुम नहीं सोचते, लेकिन तुम देखना, रुपया खोएगा नहीं। मैं चुपचाप उनके मुंह की ओर देखता रहा। भीतर कहीं मन ने उसकी बात
पकड़ ली, गांठ बांध ली। चौथे दिन श्रीनगर में उनकी चिट्ठी मिली, जिसमें यह भी लिखा था कि उनका मंगवाया हुआ सब सामान ठीक समय पर पहुंच गया है। डंगमर्म टंकमर्ग टंकमर्ग से घोड़ा लेकर गुलमर्ग, फिरोजपुर नाला और खिलीमर्ग देख आया, और नग्गा पर्वत के विराट सौंदर्य की झांकी भी ले आया। गुलमर्ग अच्छा स्थान होता अगर वह विदेशियों द्वारा ये उपनिष्ट न हो गया होता। कोई बात है कि वैसे स्थान के आकर्षणों में होटल, गोल्फ, टेनिस, नृत्य आदि सब गिनाए जाए, और फिरोजपुर घाटी के कीचड़ वनों, खिलीनमर्ग के हिमावेष्टित सरोवर और नंगा पर्वत की भव्य रूप श्री की उपेक्षा हो जाए। फिरोजपुर नाले के एक एक प्रपात का रूप दर्शनीय है और कल कल मन स्फूर्ति देने वाला। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए। श्रीनगर में अपनी आवश्यकताओं की सूची बनाकर सामान जुटाना आरंभ किया। अनुमान था कि 3 सप्ताह का अभियान होगा। आने जाने का सप्ताह जोड़कर 1 मास की व्यवस्था आवश्यक थी। 5 सप्ताह के लिए ले रहा था। डिब्बे का जो सामान मिलना था, मटर गाजर, यानी डिब्बे में कौन कौन से सामान मिलने वाले थे याद रखिए। डिब्बे का कौन कौन सा सामान था? मटर, गाजर, नाना प्रकार के सूप, दूध, पनीर, मक्खन, घी, फल। वह तो लिया, यानी कौन कौन से सामान डब्बे के लिए साथ में लिया लेखक ने, याद रखिए। मटर, गाजर, नाना प्रकार के सूप, दूध, पनीर, मक्खन, घी, फल, वह तो लिया ही। सूखे फल और मेवे, यानी सूखे फल यानी ड्राई फ्रूट करते वह। सूखे फल और मेवे, आलू छोटे टिकाऊ, सेब, तरेल, कच्ची सरद, आटा, दाल, चावल, चीनी आदि भी उचित अनुपात में ले लिए। सफरी सामान, खाट, मेज, कुर्सी, लालटेन, मोमबत्तियाँ, घासलेट, बरसातिया ली। तंबू थे ही खानसामा के लिए खोल दारियाँ, 2 स्टोव, बर्तन आदि। कैमरा भी लाया था, गुरुजी के पास भी था। वैज्ञानिक यंत्र आदि पहले से तैयार रखे के। किलमिच की नाव भी, किंतु वैज्ञानिक अभियान के लिए और व्यवस्थित करनी पड़ती है। कोरसनाग तक, जो हमारा लक्ष्य था, जाने के लिए शूपिया तक सड़क है, मगर पुल सब कच्चे हैं। उन पर मोटर चलने का परमिट लेना था। शूपिया से पैदल या घोड़े पर जाते हैं। घोड़े और कुली तो नहीं मिलेंगे, किंतु तहसीलदार के नाम परवाना ले जाना होगा। इसके लिए मालूम हुआ कि श्रीनगर के गवर्नर से मिलना होगा। राजधानी में राजा की विद्यमानता में गवर्नर क्या करता नहीं जानता था, पर रियासतों में अधिकारी काम करने को ही हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, यह जानता था। किंतु 1.5 घंटे तक गवर्नर महोदय को इस वैज्ञानिक अभियान का प्रयोजन समझाने की चेष्टा करके भी कोसरनाग जाने की आवश्यकता सिद्ध न कर सका। क्या और कहीं कोई झील नहीं है, या कि समुद्र में गहरा पानी है? यूं तो पानी के नीचे किरणें नापने में ही क्या तुक है, और स्वदेशी साई सदा क्या कहकर क्या करते हैं, इसका क्या भरोसा। हाँ, सोई यह जान सका कि गवर्नर वास्तव में जिला मजिस्ट्रेट का काम करने वाले अधिकारी है, और शासन सूत्र सर्वत्र दीर्घ सूत्र होता है। उसकी ऐंठन के प्रकार बदल सकते हैं, पर उसकी दीर्घता नहीं। अंत में मोटार शूपिया तक ले जाने की अनुमति तो मिली, पर वैज्ञानिक मंडल के लिए नहीं, सैलानियों के दल के लिए, जिसकी पड़ताल की आवश्यकता न पड़े, और इस शर्त के साथ कि प्रत्येक पुल पार करने से पहले मोटर खाली की जाएगी और पार जाकर फिर लादी जाएगी।
इस शर्त का हमने पाँचों छहों फूलों पर पालन किया। केवल एक पर पूरा सामान न उतार कर केवल सवारियाँ और उसका निजी सामान उतारा गया। क्रमशः पूरा दल श्रीनगर में एकत्र हो गया। गुरु शिष्य के अतिरिक्त दो व्यक्ति इसमें और थे, यानी गुरु शिष्य को छोड़कर दो व्यक्ति और थे। कौन थे? एक रसायन शास्त्र के प्रोफेसर और दूसरे भतीजे उद्भिज विज्ञान के अध्येता। यानी गुरु शिष्य को छोड़कर दो व्यक्ति अन्य और थे। वो दो व्यक्तियों में कौन थे? एक रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, याद रखिए रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, और दूसरे जो थे वह उनके भतीजे, यानी रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के भतीजे उद्भिज उद्भिज विज्ञान के अध्येता, यानी विज्ञान के छात्र, अध्ययन करने वाले, जिन्होंने हाल में अपने विषय में एमएससी की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास की थी। यानी उद्भिज विज्ञान अध्येता ने कौन सी परीक्षा पास की थी? एमएससी की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास की थी, याद रखिए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जिन्हें बड़े जोशी जी और छोटे जोशी जी कहा जाएगा, यानी जो गुरु शिष्य को छोड़कर जो लोग थे उन्हें बड़े जोशी जी और छोटे जोशी जी कहा जाएगा, याद रखिए। जोशी जी, बड़े जोशी जी कश्मीर में कुछ औषधियों की खोज के लिए आए थे। यानी बड़े जोशी जी किस लिए आए थे? तो कश्मीर में कुछ औषधि की खोज में आए थे। और उल्लर उल्लर झील के पार गिलगित मार्ग में गुरेज में अपना अनुसंधान पूरा कर हम लोगों के साथ मिल गए थे। छोटे जोशी जी को धुन थी कि जिस प्रकार उनके आचार्य डॉक्टर काश्यप ने हिमालय में पर्यटन करके कई नए पौधों का पता लगाया था, जिनमें एक आध उनके नाम से अभिहित होते थे, उसी प्रकार वह भी वनस्पतियों की नई जातियां खोज निकालने के लिए, जिसमें उसका नाम अमर हो जाएगा। यानी बड़े जोशी जो है वह वहाँ पर हिमालय में औषधियाँ ढूंढने के लिए आए थे, और छोटे जोशी जो है वह नए पौधों का नामकरण या नए पौधे या नई वनस्पतियाँ ढूंढने के लिए, खोजने के लिए आए थे, याद रखिए। उनकी विशेष रुचि सूक्ष्म पौधों की फाई फाई फफूंद आदि तथा अन्य उपजीवी पैरासाइड और यंत्र वृक्ष उद्भिजों की ओर विशेष थी। और यह भी सोचे थे कि भौतिक विज्ञान की खोज के साथ वह उच्च तलों के जलजात उद्भिजों पर भी कुछ अनुसंधान कर लेंगे। दल का पांचवा सवार था खानसामा। यानी दल का पांचवा सवार कौन था? तो खानसामा था, याद रखिए, जिसके चुनाव में विशेष परिश्रम करना पड़ा। उससे पहले वर्ष गुरुजी डॉक्टर कैप्टन के साथ उत्तरी कश्मीर की जिस झील पर गए थे वहाँ उसका खानसामा बीमार हो गया था और नीचे लाते लाते निमोनिया ग्रस्त होकर चल बसा था, यानी ठंड के कारण, जिससे खिन्न होकर मंडली लौट कर रहा था। इसी के लिए इस वर्ष ऐसा आदमी छाटा गया था जो अपने काम में नौसिखिया भले ही हो, स्वस्थ और शरीर का हो। यानी इस बार जो है जो खानसामा ऐसा चुना गया था, काम में नौसिखिया, यानी नया नया काम सीखा वाला ही क्यों ना हो, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, पर्वतीय वायुमंडल को सह सके। रहमत ने खाना बनाने का अनुभव अपने 45 वर्ष के जीवन में 2-3 वर्ष किया था। यानी रहमत में खाना बनाने का जो अनुभव था वह अपने 45 वर्ष के जीवन में 2-3 वर्ष ही किया था, याद रखिए। यानी रहमत की उम्र क्या है? 45 वर्ष है। उसने खाना बनाने का अनुभव कितने वर्ष का था? 2-3 वर्ष का था, याद रखिए। पर जीवन से वह स्वस्थ था, क्रांति से हंसमुख और तबीयत का फड़क कश्मीरी के दर्शन का मूल तंत्र कुछ फिकिर नहीं उससे घुटी में पिया था। कुछ शिकारी टोलियों के साथ बंदूक बरदार बनकर वह पहाड़ी अभियानों का काफ़ी अनुभव पा चुका था। कौन? रहमत। इस प्रकार जुलाई के दूसरे सप्ताह के एक दिन प्रातःकाल हम लोग श्रीनगर से निकल पड़े। आरंभ में जम्मू की सड़क पकड़ी। यह सड़क मेरी बचपन की पहचानी थी। यानी कि कौन सी सड़क यायावर के बचपन के पहचान की थी? तो जम्मू की सड़क जो थी वह। जो हम बढ़ते जाते त्यों त्यों मेरी पुरानी स्मृतियाँ उभरती जाती और मैं मनशुभुओं से सड़क के इधर इधर या उधर तत्काल न दिखती वस्तुओं को देखता
चलता बाएं और शंकराचार्य पर्वत, यानी और इस सड़क पर जम्मू की सड़क पकड़ी और जम्मू की सड़क पर चलते हुए बाई ओर कौन सा पर्वत है, तो शंकराचार्य पर्वत है, जिसके शिखर पर पिंजरे सा शिव मंदिर मंदिर पाणिनि जैसे पीर शालातुरा हो गए, वैसे ही यह पर्वत तख्ते सुलेमान हो गया। याद रखिए, जो जम्मू की सड़क पकड़ी थी उस सड़क के बाएं ओर जो था वह शंकराचार्य का पर्वत था, और उस शिखर के ऊपर पिंजरे सा शिव मंदिर था। याद रखिए, शिव मंदिर और पाणिनि जैसे पीर शालातुरा हो गए थे। याद रखिए, वैसे यह पर्वत तख्ते सुलेमान हो गया है। कुछ आगे दाहिने को झेलम के एक बड़े प्रायवृत्त में राम मुंशी बाग के बंगले, जिनमें से एक में बचपन का निर्भय अंश बिताया था, वह अंश जिसमें उभरते व्यक्तित्व की विपंची को प्रकृति की उंगलियां रहस्य की शत 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 मिजराबों को झंकारती रहती, यही से बाएं को वह मैदान जिसे कई कई टेढ़ी सीधी पगडंडियों से पार करके गुपकार और मुगल उद्यानों की सड़क पकड़ा करते थे। छोटे रास्ते के नाम छोटे रास- छोटे रास्ते छोटे रास्ते के नाम पर पराये बगीचों में घुसकर अगुचे आड़ू खुबानी गिलास सेब नाशपाती जो मिल जाए चुरा खाते थे। यानी कौन कौन सी फलें चुरा कर खाते थे? छोटे रास्ते के नाम पर पराये बागीचे में घुसकर आलूचे आड़ू खुबानी गिलास सेब नाशपाती जो मिल जाए चुरा कर खाते थे। इसमें से हमने कौन कौन से फल खाए? नाशपाती खाई, सेब खाई, ये आलूचे भी खाए, लेकिन आड़ू और खुबानी देखा नहीं, मैंने देखा होगा लेकिन यही है, पता नहीं है। खाते थे और कभी कभी आहट पाकर माली के ललकारने पर भागने में गिर जाते थे और काई के हरे पीले रंग से सने कपड़े लेकर घर पहुँचते। मेरे भाई मैं यानी बचपन में मेरे भाई मैं पड़ोस के बंगले के दो बच्चों और कभी कभी हमारी बड़ी बहन और उसकी बड़ी बहन भी यह 5 अथवा 7 गिरोही बगीचों के आसपास मौके की ताक में मंडराया करता था। यानी बचपन में कितने 7 लोग जाते थे, याद रखिए। प्रत्येक अपने सीकर की जेब में सियाल दिया सलाई की जाखाली डिबिया में नमक काली मिर्च और मसाला मिलाकर तैयार रहता था, क्योंकि उस फलों पर डालकर खाने के लिए। और चोरी के फल यूँ तो अन्य फलों से कहीं स्वादिष्ट होते हैं, यानी चोरी के फल जो होते हैं वह अन्य खरीद कर खाए हुए फलों से चोरी के फल जो है वह स्वादिष्ट होते हैं, याद रखिए। पर प्राय कच्चे ही उपलब्ध होते हैं और कुछ बिनार संभार चाहते ही है। गिरोही की सांकेतिक भाषा में इस डिबिया को नमस्कारी कहते थे। याद रखिए, नमस्कारी किसको कहते थे? जो उसमें क्या क्या रखते थे? अ, डिबिया में नमक और काली मिर्च और मसाला रखते थे। उस डिब्बी को क्या क्या कहते थे? और नमस्कारी कहते थे, याद रखिए। नमक मस मसाला, इसका उपयोग नमस्कार, यह इसी की परिभाषा थी। और जब हम लोग घूमने निकलने के पहले बड़ों को नमस्कार करते, तब ये कनखियों से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे कि नमस्कार को तो अभी होगा। एक मिनट रुकिए। और 2 मील जाकर बाएं ओर पांड्रेथन का छोटा सा किंतु सुंदर शिव मंदिर। पांड्रेथन कदाचित पुराना दृष्टान का भ्रष्ट रूप है। यानी पुराना दृष्टान का भ्रष्ट रूप क्या है? तो पांड्रेथन यह मंदिर, याद रखिए, ये किसका मंदिर है? शिव मंदिर है, शिव जी का। मंदिर के चारों ओर बेत वृक्ष मानो डाले नवाकर सहस्त्राधिक बरस पुराने इस अवशिष्ट को उदास प्रणति देते हैं। इससे आगे रास्ता खुल जाता है। दाहिने झेलम विस्तरता, जिसे कश्मीरी विवत्स कहते हैं शाली खेत यूँ बढ़ते हुए हम लोग पानपुर, पद्मपुर,
पहुँचे, यानी पानपुर को ही पद्मपुर कहा जाता है, याद रखिए। पहुँचे। यहाँ के नानबाई अद्वितीय है, उसकी परंपरागत विद्या का फल जिन्होंने यही चखा जिन्होंने नहीं चखा वे जान ही नहीं सकते कि गीली रोटी भी क्या चीज़ हो सकती है। बारखानी और शीरमाल उनकी विशिष्ट कृतियाँ हैं। ये याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आजकल ऐसे ही एनटीए सुष्मता के साथ प्रश्न पूछ रहा है। नानबाई अद्वितीय है, उनकी परंपरागत विद्या का फल इन्होंने नहीं चखा था। वे जान नहीं सकते थे कि गीली रोटी भी क्या चीज़ हो सकती है। बारखानी बाकर बाकर खानी और शीरमाल उनकी विशिष्ट कृतियाँ है। किसकी? नानबाई की। हम लोगों ने अपनी यात्रा के लिए प्रचुर मात्रा में दोनों दोनों लेकर रख ली। कुछ मीठे और नमकीन कुचले तो श्रीनगर से ही ले लिए थे। चाय के अनुषंगिक के लिए इससे बढ़कर चीज़ नहीं होती। पामपुर से जम्मू वाली सड़क छोटी नदी पार करके पर्वत से दक्षिण पूर्व जाने लगे। यह कच्ची सड़क शूपिया तक जाती है, जो कि पीर पंचाल श्रेणी की उत्तर उपत्यका में है। उधर से जम्मू आने का एक रास्ता भी है, जो पीर पांचाल और रतन पीर पार करके नौशेरहारा भीमबड़ जा निकलता है। यह मार्ग अत्यंत रमणीक किंतु दुर्गम है। सैलानी समुदाय इधर से नहीं जाता। कोसर नाग पीर पंचाल का ही एक बड़ा सरोवर है। यह हम में से किसी ने पहले नहीं देखा था, किंतु नक्शा देखकर ही इसे अभियान के लिए चुन लिया गया था। यानी नक्शा देखकर कौन सा चुन लिया गया था? तो नक्शा देखकर जो है कोसर नाग पीर पंचाल, यह सरोवर जो है वह नक्शा देखकर चुन लिया गया था, देखना है। इससे पहले वर्ष गुरुजी पहलगांव से ऊपर तुलियन झील पर गए थे। वह इतनी गहरी और बड़ी थी, यद्यपि वहाँ पहलगांव से साहसिक घुमक्कड़ जब तब चले जाते थे। उसकी ऊंचाई भी केवल 9,000 फुट थी। 9,000 फुट थी। किसकी ऊंचाई 9,000 फुट थी? तो वहाँ पर अभियान के लिए चुन लिया था। इससे पहले वर्ष गुरुजी पहलगांव से ऊपर तुलियन झील, यानी पहलगांव से ऊपर तुलियन झील जो है वह 9,000 फुट ऊपरी थी, याद रखिए, ऊंची थी। नक्शे में कोसर नाग की आकृति और उसके आसपास के पर्वतों के ढलाव से अनुमान हुआ कि यह बड़ी झील पर्याप्त गहरी भी होगी और बस्ती आदि की बाधाओं से मुक्त तो वह थी ही। ऊंचाई लगभग 1,000 फुट थी। ऊंची और अलग थलग झील ढूंढने का कारण यह था कि वातावरण की धूल धुएं, धातु कण, आसपास की इमारतों, यंत्रों और यानों के संभव प्रभाव से मुक्त विशुद्ध वातावरण से ही कॉस्मिक किरणों के स्वाभाविक शक्ति, भेदकता, विकिरण आदि का अध्ययन किया जा सके। बहुत दूर न गए थे कि रास्ते में कीचड़ आना शुरू हो गया और पानी से ढके हुए गहरे गड्ढों के दचके लगने लगे। एक गड्ढे में गज से पहिया धंसता और हमारा हड्डी पसली का ढांचा हिल जाता। जोशी जी ने कहा इस तरह तो थोड़ी देर में जोरों की भूख लग जाएगी। पेट का तो व्यायाम हो रहा है। गुरुजी बोले, बाकर खानी तुम्हें खानी हो तो मांग लो, यानी बाकर खानी है तो मांग लो। पैतरे की क्या ज़रूरत है? इतने में एक जोर का दचका लगा। थोड़ी सी कीचड़ उड़कर भीतर आई और इंजन बंद हो गया, यानी कीचड़ से। ड्राइवर ने फिर स्टार्ट करके गाड़ी चलानी चाहिए। पिछले पहिए कीचड़ उछालते हुए घूम गए, गाड़ी न सरकी। हम लोग कीचड़ में उतरे। गाड़ी ठेलनी चाहिए, पर कीचड़ काली मिट्टी की थी, इतनी चिकनी कि हम पीछे फिसलते गए। मुझे ऐसी स्थिति का अनुभव था कि गुरुजी के अतिरिक्त किसी को न था। उन्होंने रहमत से कहकर ऊपर लदा कर थैली उतरवा, उसमें छोटी कुल्हाड़ी और 2-3 लोहे की सांकलें निकाली। कुल्हाड़ी लेकर हम कुछ दूर पर
पेड़ों से डालियां काटकर पहाड़ियों के नीचे बिछाने लगे, यानी गाड़ी जाने के लिए। सांकले औरों में से आर पार पीरो कर पहाड़ियों के पर लपेट दी। अब गाड़ी चलाने पर सांकलों के अटकाव से गाड़ी कुछ आगे ढीली, और इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके डाले बिछा बिछा कर उसे निकाला गया। पामपुर से रामू के छोटे कस्बे तक के 10-1 मील कई बार गाड़ी फंसी और निकाली गई। रामू से शुम्पिया से 10 मील में कई बार खाली करके पुल पार करा, पर भाई शुम्पिया से लगभग 2 मील पहले एक नाले का पुल टूट गया था। वहां शहतीर बिछाकर उन पर घास फूस और बजरी डालकर एक काम चलाऊ पुल बनाया गया था, जो ठीक पहिए के फासले जितना चौड़ा था। गाड़ी बिल्कुल खाली कर दी गई। धीरे धीरे पुल पर चढ़ाई गई और गुरुजी दूसरे पार से हाथ के इशारों से ड्राइवर को पहिए घुमाने के बारे में आदेश देते रहे। गाड़ी पुल पर बिल्कुल सीधी सीधी चली आए। अगले 2 पहिए विकर्ण पार हो गए तो ड्राइवर पर हौसला बढ़ा। उसने सहसा गाड़ी को तेज कर दिया। धक्का लगाते ही पिछला एक पहिया पुल पर से फिसला की गया। गाड़ी तिरछी होकर टंग गई। अगला एक पहिया पक्की धरती पर, एक अधर में, पिछला एक पुल पर, एक नीचे। उधम में हम लोगों ने आगे के उठे हुए कोने पर खड़े होकर गाड़ी को दबाकर सीधा करने की चेष्टा की, पर अधिक जोर डालने से डर था कि गाड़ी का टट्टर टेढ़ा होने से इंजन चटक जाए, इसलिए छोड़ दिया। एक मोटी डाल काटकर पिछले पहिए को उठाने की चेष्टा की, पर पुल पर खड़े खड़े लीवरेज न मिलता था और इधर उधर तो जगह थी। आसपास कोई आदमी भी नहीं दिखते थे। अंत में रहमत को भेजकर शुपिया से 15 आदमी बुलाकर गाड़ी को सामने रस्सी से खींचा गया और पीछे लकड़ी से उठाकर ठेला गया। तब कहीं वह निकली। हानि कुछ नहीं हुई, पर 3 घंटे उलझन में बीते और ड्राइवर के प्राण सूखते रहे। 15 रुपये मददगारों की भेंट चढ़े, यानी जो 15 लोग आए थे उसको 15 रुपये दे दिए गए। शुपिया की बस्ती रेम्पियारा नदी के पार थी। नदी के इस पार ही तंबू लगाए गए। सामान आदि उतार कर गाड़ी को छुट्टी दी गई। उससे तय तो यह हुआ कि वही फिर आकर लिवा ले जाएगा, पर लौटती बार अग्रिम सूचना भेज देने पर भी वह नहीं आया था और हम लोग रामू तक पैदल ही आए थे। वहाँ से तांगे मिल गए थे, पर यह बात की बात है। थोड़ा सा पढ़ते हैं और आज रुकते हैं, क्योंकि गणेश विसर्जन है तो उसके भी आवाज़ें आ रही है। शुपिया की बस्ती रेम्पिया नदी के पार थी। नदी के ये तो हो गया अभी। तहसीलदार साहब से सांझ होते न होते मिलकर अगले दिन की व्यवस्था कर ली। माल के लिए लद्दू घोड़ों के अतिरिक्त 2 सवारी के घोड़े भी बुलाए गए कि बारी बारी से कुछ आराम मिलता रहेगा। कोसरनाग यहाँ से है तो 20 मील अथवा दो पड़ाव ही, पर मार्ग सुगम नहीं है और दूसरे दिन तो टाँडी चढ़ाई। तहसीलदार बारी बारी से कुछ आराम मिलता रहेगा। कोसरगांव यहाँ से है तो 20 मील। अरे यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है आज? तहसीलदार से मालूम हुआ कि कोसलगांव लोग जाते हैं
तो पर रात को वहाँ कभी कोई नहीं रहा। निचले पड़ाव कुंगवतन में जंगल विभाग के बंगले में रहकर लोग निदोदिन कौशल नाग हो जाते। और वहाँ वहाँ है ही बया वीरान जगह है, न झाड़ न झंकार, तूफान भी आते हैं वहाँ तो गुजर भी नहीं रहते। जो हो हमें तो वहाँ 3 सप्ताह रहना है, काम करना पड़ेगा। यानी ये लेखक को कितने दिन रहना है, इस यायावर को 3 दिन, याद रखिए। और ये भी यारा नदी पार करके शुम्पिया से होते हुए हम लोग खुले खेतों के प्रदेश में आ गए। खेत अधिकतर मकई के थे, यानी खेत किसके थे, मकई के, मक्का के। बीच बीच में जहाँ जहाँ तहाँ घास की हरियाली और अखरोट के पेड़, बस्ती के पास पेड़ थे, उन पर फल का नाम नहीं था। बूटे अपनी लताओं सुनहली जटाए जटाए झुलाते हुए मानो आटा अटारियों से उलझ रहे थे। खेत के पास से गुजरते हुए मैंने और छोटे जोशी ने दो एक तोड़े। बड़े जोशी जी ने कहा, हे यह क्या करते हो, बुरी बात है। यानी भुट्टे जो मक्का के भुट्टे भून कर खाते अच्छा लगता है। मैंने कहा, यह तो रहा चलतों का रूट अधिकार है, यानी लेने का, खाने की वस्तु लेने का, इसमें कोई बाधा नहीं देता। लेकिन चोरी तो चोरी है। यानी जोशी कहते कि चोरी तो चोरी है। क्यों? चोरी तब हो अगर मालिक को आपत्ति हो या वह कर्म उसका अप्रत्याशित हो। यह सब बे हेतुवाद है। मैंने कुछ कहा, भुट्टों का आकर्षण विवाद के आकर्षण से बढ़कर होता है। 2 भुट्टे मैंने गुरुजी को दिए, हम लोग खाने लगे। भुट्टे भुट्टे दूधिया थे और बहुत मीठे। दूधिया यानी वह बराबर पके नहीं थे, तो वो दूधिया थे और वह अच्छे लग रहे थे। तनिक देर में बड़े जोशी जी बोले, तुम बड़े बड़े दुष्ट हो जी, हमारे सामने सामने चर रहे हो, हमसे हमसे पूछा नहीं। यानी हमारे सामने तुम खा रहे हो और हमें पूछा भी नहीं, खाओगे क्या? और पहले वही कहती कि चोरी क्यों की? मैंने कहा, आपने तोड़ने से मना किया था, मैंने समझा कि आप नहीं खाते, वहाँ खाते क्यों नहीं? यानी वो कहती कि खाते क्यों नहीं? तो तोड़ लीजिए ना, सब तरफ तो भूटे ही भूटे हैं। न तुम तोड़ दो तो खाऊंगा, मैं चोरी नहीं करता, मगर चोरी के फल खाने से परहेज नहीं क्यों? यानी वो कहती कि जोशी जी कहती कि तुम चोरी नहीं करते, तो तुम चोरी का फल क्यों खाया? चोरी का फल खाने में कोई बुरा क्यों नहीं है? गुरुजी ने कहा, तब तो यह उचित है कि तुम्हारे हाथ से तुड़वा कर भुट्टे हम लोग खाए। हम सब हंसते रहे, पर भुट्टे मैंने तोड़कर उन्हें दे दिए। थोड़ी देर तक काफिला चुपचाप चला। लद्दू घोड़े को आगे भेजा गया था। हमारे साथ सवारी के घोड़े चल रहे थे। रहमत आगे आगे गया था। 2 घोड़े वाले हम लोगों के साथ थे। बड़े जोशी जी सबकी हंसी से कुछ अप्रतिभ थे, शायद बदले की सोच रहे थे। हठात बोले, अच्छा अच्छा, घोड़ों की सवारी कैसे होगी? मेरी राय है कि तुम पहले आधे आधे सवार करो, हम उत्तरार्ध में। तुम पहले घोड़ों पर बैठो और हम बाद में। मैं समझ गया कि यह प्रस्ताव क्यों किया गया है। उत्तरार्ध में टांगे थक जाएंगी और रास्ता भी विकट होगा। तब वह सवारी करके हमें पैदल चलाना चाहते, यानी विकट कठिन रास्तों पर। अभी सीधा सपाट हरियाला हरियाला रास्ता है और सुहावना समय, अभी वह चल लेंगे। मैं ही मन मन मुस्कुराया, कहा, अच्छा, पूर्वार्ध में मैं और गुरुजी, उत्तरार्ध में जोशी देव, ठीक है। गुरुजी भी ताड़ गए, बोले मैं राजी हूँ। यानी गुरुजी भी ताड़ गए और बोले कि मैं राजी हूँ। दोनों जोशी भी सहमत हो गए। हम दोनों घोड़ों पर सवार हुए एड़ दी और घास से टकी हुई पगडंडी पर सरपट दौड़ाते हुए चले। पहाड़ी टट्टू के नाल प्राय नहीं देते, घास पर ही उन्हें सरपट दौड़ाया जा सकता है और इसका एक अद्भुत आनंद होता है। सेदाऊ गांव में हम लोग क्षण भर रुके, कुछ अंडे खरीदे। यानी सेदाऊ गांव में क्या क्या खरीदा? तो कुछ अंडे खरीदे, याद रखिए। फिर गांव पार करके घोड़े दौड़ाना शुरू किया, किंतु आगे पथ ऊंचा नीचा और क्रमशः चढ़ता हुआ था। सरपट दौड़ना संभव न था। थोड़ी देर में चीड़ के वन आ गए, जिसमें जहाँ तहाँ खुली जगहों में तंबू लगाने के लिए तैरते बने हुए थे। पहले वहाँ तंबू लगते रहे होंगे। कुछ दूर पर बावड़ी भी थी, जहाँ से
स्वच्छ पानी मिल सकता था। सोते का यानी झरने का सैर के लिए आए होते तो अवश्य यहाँ एक आध दिन रहते, पर हमारा ध्यान तो कोसरनाग में केंद्रित था। कुछ और आगे फिर उतार हुआ और थोड़ी देर में हमने विशु विशु नदी के पार सामान के घोड़ों को जा पकड़ा। एक झरने के पास थोड़ी खुली जगह में काफिला सुस्ता रहा था। हमारे घोड़े भी सरपट दौड़ से बिल्कुल थक चुके थे। उन्हें हमने छोड़ दिया। यहाँ से मील भर दूर हरिबल का जल प्रताप था, जिसने सौंदर्य की प्रशंसा पथदर्शिकाओं में पढ़ रखी थी। रहमत तो साथ लेकर और कुछ चाय का सामान लेकर हम दोनों वहाँ उतर गए। गुरु पत्नी की बनाई हुई अदरक की खतारिया भी थी। यानी गुरु पत्नी ने क्या बना कर दिया था? अदरक की खतारिया भी थी। हम दोनों ने चाय बनाकर पी और फिर जल प्रताप के तले जा बैठे। प्रताप ऊंचा तो नहीं था, कोई 40 फुट, यानी प्रताप की ऊंचाई कितनी थी? 40-50 फुट थी। किंतु चा फीट, यानी फीट कहती, लेकिन यहाँ पर फुट शब्द दिया हुआ है, याद रखिए फीट होगा। किंतु पानी बहुत था और स्थान भी अत्यंत रमणीक। बड़े बड़े श्वेत हरित पत्थर, वैसा ही दूध और जहर सुभरे के घोल सा पानी, फेन के अवरत और वन सरस्वती का अप्रतिहत संगीत। घंटे भर बाद जब वहाँ से चलने को उठे, तब मैं बार बार लौट कर देखता रहा। वह सोई के साथ साथ प्रपात का चित्र अंत न बस गया था और मैं मानो मुड़ कर एक बंधु को आश्वासन दे रहा था कि फिर आऊँगा। वह फिर आना नहीं हुआ है, न जाने कभी होगा कि नहीं। किंतु वह प्रतिश्रुति झूठ नहीं है, क्योंकि वह मनोदशा झूठ नहीं है। फिर आना वास्तव में कभी होता ही नहीं, यानी फिर आना, लौट कर आना वास्तव में कभी होता ही नहीं, क्योंकि काल की दिशा में लौटता कभी नहीं होता। प्रत्येक आना नया आना होता है, यानी प्रत्येक आना जो है, कहीं पर जाना नया आना होता है, चाहे वो पुरानी ही ये क्यों ना हो कोई स्थान। घटना की आवृत्ति होती है, अनुभूति की नहीं, यानी ये याद रखिए। प्रत्येक आना नया आना होता है, घटना की आवृत्ति होती है, अनुभूति की नहीं। अनुभूति की आवृत्ति, पुनरानुभूति केवल स्मरण में है, याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। घोड़े सब सुस्त चुके थे। काफिला चल रहा था। रहमत को हमने आगे कर दिया और थोड़ी देर बैठे कि जोशी द्वे आ जाए। सवारी के घोड़े भी हमारे साथ रहे। पहुंचते ही बड़े जोशी ने कहा, तुम लोग यहाँ आराम करते रहे और हम धूप में चलते आए हैं। खैर, अब तुम चलना और हम लोग घोड़ों पर मुँह चिढ़ाएंगे। हम चुप रहे। घोड़े थके हुए थे और आगे घना छायादार जंगल आ रहा था और रास्ता अत्यंत दुर्गम और बीच बीच में ऐसी खरी उतराई कि घोड़े की पीठ पर टिकना तो असंभव होगा ही। घोड़े को बड़ी खुशामद करके उतरना पड़ेगा। यह सब पहले से देखा नहीं था, पर नक्शे में जानते थे और घोड़े थकाए तो थे ही। हम दोनों यूँ पैदल काफ़ी चल सकते थे और घोड़ों को सरपट दौड़ाने की शौकीन भी थे। सो एक आनंद हम ले चुके थे और हम चीड़ के जंगलों में पैदल जाने वाले थे ही। जोशी जी ने कहा, चाय पी जा सकती है, अच्छा होता सामान वाले घोड़े इतनी आगे चले गए हैं। हमने कहा, हमने तो पी ली, यानी चाय हमने तो पी ली। कहाँ? हम लोग हरिबल का प्रताप देखने गए थे, वही पी आए। तो तुम लोग प्रताप भी देख आए? कितनी दूर है? 1.5 मील। जोशी जी थोड़ी देर हमें घूरते रहे, फिर बोले, हम भी जाएंगे। गुरुजी ने कहा, अब तो देर हो गई, आगे रास्ता खराब है। कुगवतन जल्दी पहुंचना चाहिए, नहीं तो रात में जंगल में खो जाएंगे। इस जंगल में काले रीछ बहुत होते हैं। यह बात यूँ सच थी, पर कही इसलिए गई थी कि जोशी जी शेर से अधिक काले रीछ के नाम पर डरते, यानी जोशी जी का किससे डरते थे? काले रीछ से डरते थे, याद रखिए। और दलील अनावश्यक थी
जोशी जी चल पड़े बोले, तुम लोगों ने खाने को कुछ नहीं रखा। गुरुजी ने कहा, और तो कुछ नहीं, अंडे है खाओगे? यानी गुरुजी कहती कि अंडे है खाओगे तुम? उनके अतिरिक्त हम तीनों निराभिषाषी थे। मैं अंडा खाने में कोई युक्ति संगत आपत्ति नहीं मानता था, तथापि तब तक खाया नहीं था। जोशी जी ने कहा, और कुछ नहीं? गुरुजी तनिक पसीजे बोले, थोड़ी सी अ, थोड़ी सी कुजित खताइयाँ दे सकता हूँ, एक पैकेट चॉकलेट भी लाइए। किंतु उससे कुछ नहीं बना। चलते चलते सब खाकर जोशी जी फिर बोले, तो लाइए, आज आज आपके सिर पर अपना धर्म भी छोड़े, अंडे कहाँ है? यानी भूख लगी थी। गुरुजी ने हाथ के झोले में से 6 अंडे निकाल दिए। कच्चे कच्चे तो हम नहीं खाएंगे, यानी कच्चे कच्चे अंडे तो हम नहीं खाएंगे। जो घोड़े वाला हमारे साथ था, उसके पास एक एक एल्यूमिनियम का कटोरा था। यानी घोड़े वाले के पास कौन सा कटोरा था? एल्यूमिनियम का कटोरा था। उसी में अंडे उबाले गए। तोड़ने पर पता चला अंडे पुराने थे। उसमें गंधक की तीव्र गंध थी, यानी वह अंडे भी पुराने थे, गंध निकली और वो खराब हो गए। जोशी जी ने जैसे तैसे एक खाया। यानी जोशी जी ने कितने अंडे खाए? एक अंडा खाया, याद रखिए। और मुंह बिचकाते जाते और खाते जाते दो दो खाने के बाद गुरुजी से बोले, यही है अंडा जिसकी इतनी प्रशंसा आप लोग करते हैं। यही आपने इतने चाव से खाते। यानी गुरुजी ने जैसे तैसे करके कितने अंडे खाए? 2 अंडे खाए, याद रखिए। अच्छे अंडे स्वादिष्ट होते हैं, ये तो बासी निकले। यानी अच्छे अंडे जो है वो स्वादिष्ट होते हैं, यह जो बासी निकले खराब निकले। जोशी जी ने नाटकीय ढंग से माथा ठोक कर कहा, ध्रुत, हमारा धर्म भी लिया तो सड़े अंडे के दामों हम यह भी कहने लायक न रहे कि चलो धर्म गया तो गया, एक नियामत तो चली। हमारा धर्म चला गया किस लिए? जो बासी अंडे खाने के कारण। और उसका स्वाद भी कैसा है, ये ऐसा जोशी जी कह रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, इसी को तो कहते हैं गुनाह बेलज्जत कहते हैं। अ, तुम चुप च- तुम तुम चुप रहो जी तुम चुप रहो जी कहकर जोशी जी ने गुरुजी की ओर उन्मुख कर कहा, आपने अपने छात्रों को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। हम आप प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये दोनों छोकरे हमसे मजाक करते हैं। चलते चलते अचानक हम लोग ठिठक गए। घाटी के मोड़ के आगे खुली पहाड़ी, किंतु यहाँ नीली घास नहीं बीची 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 में मीलों तक फैले हुए फल। तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं और इसके आगे का बाद में देखते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि और एक क्लास रिकॉर्ड करना है, वह है तमस उपन्यास का। और तमस उपन्यास के उस भाग को भी रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है, और इसको भी। तो ये 1 घंटा 12 मिनट हो चुका है और वह भी लगभग 1.5 घंटे का रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।